नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 5 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट बेसिकली सभी लोगों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि परीक्षाओं में थोड़ी सी अनिश्चितता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पीसीएस को लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति है। संभवतः आयोग जल्द से जल्द जो है इस पर कोई अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। और जो एक कंडीशन जो बन रही है जिसमें हम बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि दरअसल पीसीएस का एग्जाम कब होगा, आरओ का एग्जाम होगा, मुझे लगता है जल्द से जल्द आयोग अपना इस पर जो है स्पष्टीकरण देगा कि बेसिकली कब आपके एग्जाम कब किस डेट में होंगे। फिलहाल आयोग के अनुसार आपका जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपका पीसीएस प्रस्तावित है और जो है अंतिम में जो है दिसंबर के आरओ प्रस्तावित है। एग्जाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस पर ज्यादा सोचने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बेस में करते रहें। बाकी आयोग जल्द से जल्द नोटिस जारी कर देगा और उसके बाद चीजें क्या होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी आपके बीच में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग फटाफट जो है काम करते हैं। 5 तारीख के करंट अफेयर्स को देखते हैं, लेकिन उसके पहले सूचना जो कि आपको मैं डेली देता हूं, और वो ये कि दरअसल अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस और साथ ही साथ में आरओ एग्जाम है तो उसके लिए दरअसल आप अपनी प्रैक्टिस डिकोड एग्जाम के माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए डिकोड एग्जाम एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आरओ एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। ये जो है नाम है हमारे प्रोग्राम का। इसमें बेसिकली क्या होगा, 9000 प्रश्न यानी कि करीब करीब 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, आपके पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन आपको कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से जो है आप क्या करेंगे, गुजरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग का जो ट्रेंड है, जो प्रश्नों की प्रकृति है जो बदल रही है निरंतर जो है विगत वर्षों में, उसके अनुसार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अनुसार जब आप तैयारी करेंगे निश्चित तौर पर आपको जो है फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट दिया जाएगा फॉर रिवीजन के लिए। ठीक है, 3 टाइम्स आपका रिवीजन किया जाएगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी सभी जो है टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। पर इसमें क्या होगा, खास बात है कि 15 आरओ के टेस्ट मिलेंगे आपको और 10 मिलेंगे टेस्ट आपको पीसीएस के। ठीक है, तो आपका फोकस किसी भी एग्जाम पर होगा या दोनों पर होगा, आप इन दोनों टेस्ट को लगाइएगा क्योंकि प्रश्न लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं प्रीलिम्स के, आरओ और पीसीएस के। और प्लस 5 जो है टेस्ट आपको सीसैट के मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपका फोकस पीसीएस पे भी होगा तो आप लोग जो है सीसैट के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अगर केवल आरओ पर फोकस होगा तो सीसैट को छोड़ दीजिएगा, बाकी ये दोनों टेस्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो फुल सिलेबस टेस्ट जो है सिलेबस टेस्ट होगा। इसमें 5000 क्वेश्चंस विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस इसका जो है आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और प्रश्न जो होंगे आपके कैसे होंगे, वो बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, अर्थात वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मुझे बताई थी। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, अर्थात इस प्रोग्राम से जुड़ करके अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर टाइप करिएगा वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट को लिख करके आपको भेज देना है 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ओके, तो ये सूचना आपको देनी थी। आइए सीधे तौर पर हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन, यानी कि लास्ट डे का रिवीजन 4 तारीख का। तो स्पेन के राष्ट्रपति अभी हाल में चुने गए थे, कौन थे भाई, तो पेड्रो सांचेज थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिस बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अमिताभ चौधरी। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व तैराकी दिवस 2024 कब मनाया गया, यह मनाएगा भैया आपका 26 अक्टूबर यानी 26 अक्टूबर को। राइट, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस पत्रिका के द्वारा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, तो पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है अक्सर कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे तुरंत शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, को शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है, किस पत्रिका के द्वारा, तो ग्लोबल फाइनेंस जो पत्रिका है उसके द्वारा। दरअसल जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और उनको जो है दरअसल शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। आपको पता होगा कि आरबीआई से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, आरबीआई ने जीडीपी रेट कितनी जो है एक्सेप्ट की है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग का जो सेक्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है बैंकिंग वाले चैप्टर को रेडी कर लीजिएगा। अगर नहीं तैयार किया है अब तक तो
इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, ये सब चीजें हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा पुराने तो आप देख लीजिएगा, ओके। और हाँ, एक सूचना और मैं दे दूं कि अभी अक्टूबर माह का जो है कंपाइलेशन मैं आपको करा दूंगा। आपको पता होगा कि हर एक महीने का कंपाइलेशन मैं आपको करा देता हूं। तो दिवाली अब बीत के चुकी है, आप सभी लोग घर पर अपने जो है घर से प्रस्थान अपने अपने जो है गंतव्य तक आ गए होंगे, अर्थात जहां पर आप तैयारी करते होंगे। तो अब हम लोग कल या परसों में दरअसल यूपीपीसीएस का जो 2 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स होगा, जो कि आपके आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, उसका हम लोग कंपैरिजन कल कर लेंगे, ओके। चलो, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार कर लिया है? तो अर्जुन एरुगैसी हैं। नेक्स्ट है इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर यानी कि 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा देश की किस सीमा पर टर्मिनल भवन और मैत्रिक द्वार का उद्घाटन किया गया? तो वो सीमा कौन सी? भारत बांग्लादेश सीमा है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक, ठीक है, में कौन देश शामिल हुआ है? तो अभी ये हुआ है इजराइल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? तो वो कौन सा है? वो है आपका बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट, मिर्जापुर। तो वो है आपका डी ऑप्शन यानी कि मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2024, 25, 30 या 35? अब इस प्रश्न में हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकता है आप यहां पे ऑप्शन नंबर जो है सी लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2025 होगा। 2025 तक भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक जो है टीबी मुक्त कर देना है भारत देश को। और 2030 का जो लक्ष्य होगा वो सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत वैश्विक पटल पर अलग अलग देशों ने 2030 तक दरअसल टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2025 में ही रखा है, अर्थात अगले वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त कर देना है। ये दरअसल सरकार का क्या टारगेट है अपने आप में, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही कि भारत द्वारा उन्मूलन का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है। आप जानते होंगे कि दरअसल ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जानते होंगे, इसके कारण दरअसल ये फैलता है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक, तो अन्य देशों ने 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि भारत ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2025 निर्धारित किया है, ठीक है। चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7%, आप इसको यूं लिख सकते हैं 17.7, ठीक है, प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो ये डेटा अपने आप के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये जो कुछ डेटा होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे डेटा को आप लोग जो है अलग कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लिया करिए, भाई साहब, नोट डाउन कर लिया करिए। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। इसके अलावा यह दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दुगनी से भी क्या है? अधिक है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने मेंस के लिए। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी जो दिवस होता है प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि ये फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। टीबी का कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही आसान है, अक्सर आप लोग इसको पढ़ते होंगे, बायो वाले सेक्शन में आप इसको पढ़ते होंगे, ठीक है। डिजीज, बायो वाले में जो आपका डिजीज का जो चैप्टर है, बीमारी का जो चैप्टर है, वो आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। थीम की अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थीम थी हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इस बार की थीम थी जो कि खत्म ही करना है अगले साल तक, एनी हाउ। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है? अभी हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्ति मिल गई है। किन्हें मिली है तो आपको बताना है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट करके उनको बधाई दी गई है। कौन से व्यक्ति हैं वो भाई साहब? ये है ड्यूमा बोको या डुमा का कार्लोस या फिर ड्यून फुट्रोंग या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमा बोको। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, बात ट्विटर की आ गई है तो ट्विटर आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करिए। कम से कम ट्विटर पर जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग भारत सरकार की, उन मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति, इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा
स्टेट में जिस भी स्टेट के हैं आप उन स्टेट के मुख्यमंत्री के पेज को, उस स्टेट गवर्नमेंट के पेज को आप लोग को लाइक प्लीज कर लिया करिए, फॉलो कर लिया करिए। वहां पर चीजें क्या होती हैं, अपडेट होती हैं। पीआईबी के ट्विटर हैंडल को, अलग अलग जो अच्छे अच्छे पीआईबी के अलावा वर्ल्ड फोकस है, बहुत सारी मैगजीन्स की हैं जिनके अपने अपने ट्विटर हैंडल हैं, वहां पर आप उन पेजेस को फॉलो करके आप विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तो पहला पॉइंट ए ही सही हो जाएगा, यानी कि ड्यूमा बोको। क्या ड्यूमा बोको को भी हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। बोत्सवाना के बारे में अगर हम लोग थोड़ा जानकारी एकत्रित करते हैं तो राजधानी क्या है इसकी, गोबोर्नी है। करेंसी जो है यहाँ पे क्या है, बोत्सवाना पुला है, यानी कि पुला बोलते हैं इसको हम लोग। और अगर हम लोग थोड़ा सा मैप के बारे में बात करते हैं तो मैप में यहां पर लिखा है कि इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में क्या है, इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका है। इसके दक्षिण, ये देखिए साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहां पर क्या है, साउथ अफ्रीका है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर में नामीबिया है, पश्चिम और उत्तर में नामीबिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा उधर देखो एरिया जो है लगभग ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये नामीबिया उधर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। पश्चिम और उत्तर में नामीबिया तथा उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे है। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जिम्बाब्वे मिल जाएगा। ये है आपका यहाँ पर बोत्सवाना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बोत्सवाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्व में क्या, जिम्बाब्वे। ये है आपकी स्थिति किसकी, बोत्सवाना की, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना यानी कि NBASP का शुभारंभ किया गया है। कौन सा प्लेस है, कहां पर, न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में, जॉर्डन में या फिर दिल्ली में? जल्दी जल्दी बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी लोग। आप लोग जानते होंगे कि अभी राष्ट्रीय जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर COP16 की बैठक हो रही है, तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, यानी कोलंबिया में। हाल ही में कोलंबिया में बेसिकली क्या हो रहा है, कोलंबिया में भी राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही लिखा है। और पर्यावरण जो राज्य मंत्री हैं कौन, कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने ही दरअसल इसका क्या किया है, उद्घाटन किया हुआ है। राइट, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है कि COP16, ठीक है, COP16 एक, COP16 दो होती हैं। एक जो COP होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के होती है, याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और दूसरी जो COP होती है वो होती है आपकी किसकी, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, किसको, बायोडाइवर्सिटी, BIODIVERSITY, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये दोनों शब्द क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके एग्जाम में बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर प्रश्न पूछ लेता है, और क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न जो है आपके निबंध में भी पूछता है, यानी कि निबंध में भी दरअसल जलवायु परिवर्तन पूछता है आपके। तो ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी, ध्यान देनी है। और बायोडाइवर्सिटी तो आपके प्री और प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता हम लोग इसको कहते हैं, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से इन दोनों टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन योजना के तहत कहां पर देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए प्लेस कौन सा है, वो इंदौर है, लेह है, लखनऊ है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझे फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेह। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रमा मिशन की योजना के तहत बेसिकली जो लद्दाख के लेह में पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की क्या की है, शुरुआत की है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये प्रश्न आपके लिए। ओके, तो सेम एज इट इज पहला पॉइंट वही आपको दिखा है जो हमने आपको बताया भी जस्ट, ठीक है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं के मंगल ग्रह और चंद्र परिदृश्य के समान होने के कारण ही इस क्षेत्र को इसके लिए बेसिकली क्या किया गया है, चुना गया है। बाकी आप जो है इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इसमें यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। तो सीधे तौर पर आपके प्रश्न पूछ लेगा कि कहां पर दरअसल इसकी शुरुआत की गई, तो आप याद रखिएगा लेह में, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पहला हो रहा है ये। तो इसका आयोजन बेसिकली कहां पर हो रहा है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 5 नवंबर, 30 नवंबर, 8 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। कब से इसकी शुरुआत हो रही है आपको बताना है, किसकी शुरुआत, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की। तो ये बेसिकली 5 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि 5 नवंबर से इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को आपको, ठीक है, यानी कि 5 नवंबर को, कहां, 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन
कर रहा है। कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। अक्सर जो है कोई जब सम्मेलन होता है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन बेसिकली किस मंत्रालय के तत्वाधान में हो रही है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछ लेगा कि ये जो भी हाल ही में ये जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हो रहा है किस मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है, तो आप कहेंगे संस्कृति मंत्रालय। अक्सर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। चलिए, कहां पर हो रहा है भैया? नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। बहुत एग्जाम जो है, बहुत ही एग्जाम के लिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात अगर बौद्ध धर्म की आती है तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में अर्थात प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ते होंगे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको प्री के पॉइंट ऑफ से उसको रेडी कर लीजिएगा। नहीं किया है रेडी तो ठीक है, मैंने टास्क ऑलरेडी आप लोग को कई बार मैं इसका दे चुका हूं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम लोग ILO भी बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की 352वीं बैठक कहां पर हो रही है भैया? आपके जिनेवा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बैठक जो हो रही है 352वीं, बेसिकली ये हो रही है आपके जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो पहला ऑप्शन आप देख लिया होगा आपने। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकाय की 352वीं जो बैठक है बेसिकली कहां पर हो रही है? ये हो रही है आपकी जिनेवा में। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। यह बैठक 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 7 नवंबर तक चलेगी, यानी कि 28 अक्टूबर टू कितना 7 ऑफ नवंबर, यानी कि 7 नवंबर तक ये चलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, छठ पूजा भी शायद 6 या 7 में है नवंबर में, आई थिंक, संभवता है ना। तो छठ पूजा की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। खासकर छठ पूजा बिहार जैसे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे अन्य राज्यों में दीपावली मनाई जाती है, बिहार में छठ पूजा का बहुत ही महत्व है। और एक अच्छी बात यह है कि बिहार के लोग जो है कल्चरल बहुत होते हैं, अच्छी बात है अपने। हालांकि अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की थोड़ा सा उनको लगता है कि बिहार के लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा वैसे करके। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा स्टेट है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भारत में बिहार का एक अलग योगदान आपकी संस्कृति में है, आपके अलग जो है आपके इतिहास में है, तो वहाँ के लोगों का सम्मान हमें करना चाहिए। और बिहार के लोग कल्चरल बहुत होते हैं। तो जो भी आप लोग बिहार से हो, मैं सभी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और छठ पूजा को बेहतर ढंग से मनाइएगा। ओके चलिए, क्योंकि आपको पता होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि बैकवर्ड चीजें हैं, हमें लगता है कि अंधविश्वास है, लेकिन गलत है। हमारी संस्कृति के अब तक जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमने कभी अपनी संस्कृति से मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो इन मूल्यों से जो है भटकते हुए चले जाते हैं। हमने अपनी धरोहर, अपने संस्कृति और परंपराओं का जो है क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। इसी वजह से हम महान बनते हैं, और इसीलिए हम महान थे और आज भी हम महान हैं। भारत महान था, महान है और आगे भी महान रहेगा, लेकिन उसके लिए आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वज्र प्रहार भारत और किस देश के मध्य का ये अभ्यास है? संयुक्त अभ्यास है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर रूस? बहुत आसान है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो वज्र प्रहार है बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में जो है होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो संस्करण कौन सा भैया? ये 15वां संस्करण इसका, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य का है, ठीक है। कब से कब तक होगा? यह 2 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक ये चलेगा बेसिकली। इसी अभ्यास का जो पिछला संस्करण था, ठीक है, वो पिछले साल यानी कि जो है उसमें दिसंबर में उमरई, यानी कि 2023 में उमरई के मेघालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत और अमेरिकी सेना के बीच यह साल का दूसरा अभ्यास होगा, इसी साल का दूसरा अभ्यास होगा। पिछला युद्ध अभ्यास कहां पर होता? 2024 में सितंबर में राजस्थान में हुआ था। मैंने आपको प्रश्न कराया भी था, आपको याद होगा, ठीक है, याद देखिएगा। चलो नेक्स्ट है, पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, चर्चाओं में था ये, इसलिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। पुरानी योजना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2020, 2023, 2013, या फिर जिनमें से कोई नहीं। तो पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत बेसिकली 2023 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पीएम जनमन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत
15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर दरअसल इसको लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहां से की गई थी इसकी शुरुआत? अक्सर आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है। तो वो की गई थी शुरुआत इसकी झारखंड के खूंटी जिले से। कहां से? खूंटी जिले से। ठीक है, लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूह का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। यानी कि 75 जो ट्राइब्स थे वो क्या हो गए हैं? वो छूट गए थे। जो अलग अलग योजनाएं सरकार की चल रही थी उनको जो है कवर अप करने के लिए बेसिकली ये पीएम जनमन जो है अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वय क्या है? मंत्रालय है। अक्सर ऐसे प्रश्न भी आपके, ऐसे फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी कौन है या नोडल मंत्रालय कौन है, तो आप कहेंगे कौन सा? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। राइट, याद रहेगा। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि ओजोन परत पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि या फिर समताप मंडल में जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, या फिर आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर में, या फिर वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर में। जल्दी नहीं बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि ये बेसिकली ओजोन परत कहां पर पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? नहीं बताऊंगा मैं भैया, तो मैं आपको दे रहा हूं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जो ओजोन परत पाई जाती है जिसको हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, ये कहां पर पाई जाती है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और इसी पर आज हमने आपको प्रश्न भी दिया है कि आप लोग पीसीएस के लिए क्या करिएगा? वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको आप लोग क्या करिएगा? डिटेल्स में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राइट, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में चूंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ओके, बाकी आज जो मैंने आपसे कही हैं चीजें, आप लोग उसको बौद्ध धर्म तैयार कर लीजिएगा, जैन धर्म तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल की संरचना को रेडी कर लीजिएगा। और जो है अन्य जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं बैंकिंग वगैरह, वो सब लोग आप लोग जो है रेडी कर लीजिएगा। पीसीएस एग्जाम डेट को लेकर के अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है, चूंकि डिमांड क्या हो रही है? एक दिवस के एग्जाम की हो रही है, यानी कि एक शिफ्ट में और एक दिन में हो एग्जाम आपका। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान अगर चाहेंगे तो आपका एग्जाम संभवतः एक दिन में हो जाए। बाकी देखते हैं, आयोग के ऊपर है क्या कुछ होता है। अभी कुछ भी इस पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए जो है आप लोग ज्यादा लोड मत लीजिए। आप लोग तैयारी दिसंबर ही मान के चलिए, जब तक कि नोटिस आपका नहीं आ जाता है तब तक। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।